वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। अब मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत हैं उनकी संख्या 3 है। उन तीनों को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें से जो पहला सिद्धांत है उसको हम आज पढ़ेंगे। और वो चूँकि हम जानते हैं कि मानव भूगोल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन पर प्रमुख बल दिया जाता है। मानव भूगोल का सेंटर पॉइंट मानव होता है। ये जो मनुष्य से संबंधित सांस्कृतिक तत्व और जो प्राकृतिक तत्व होते हैं ये गतिशील होते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु जैसे जानते ही हम स्वयं मानव है, और वो एक क्या है, एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। सक्रिय भौगोलिक कारक मतलब कि वो निरंतर अपनी क्रियाओं प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रकृति को परिवर्तित करता रहता है। यह विभिन्न प्राकृतिक कारकों से स्वयं भी प्रभावित होता है और जो अपनी सांस्कृतिक क्रियाएं हैं उनके द्वारा प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित भी करता है। इन जो आपसी क्रियाएं हैं ये किसकी, मनुष्य की और प्राकृतिक कारकों की। इनके द्वारा मनुष्य वातावरण के कारकों के साथ समायोजन स्थापित करता है। तो इस प्रकार ये जो हमने मूल चीज़ें देखी, इनसे ही जो फ्रांसीसी भूगोलविद थे इन्होंने जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत उनका प्रतिपादन किया और उन मूल सिद्धांतों को वर्तमान में मान्यता भी मिल गई है। तो ये जो मूल सिद्धांत हैं 3, ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। दूसरा पार्थिव एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। अब आज हम देखेंगे कि क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है। जैसे इसके नाम से स्पष्ट होता है, इस सिद्धांत में गतिशीलता या निरंतर क्रियारत रहने की जो प्रक्रिया है उसको प्रमुख बिंदु माना गया है। तो जो फ्रांसीसी संभववादी भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था जीन्स ब्रून्स, उन्होंने इस सिद्धांत को समझाने के लिए क्या कहा कि प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है। वास्तव में कुछ भी गतिहीन या स्थिर नहीं है। मतलब हर चीज़ में गति है, हर चीज़ अस्थिर है। क्यों? क्योंकि भूगोल के भौतिक और मानवीय तथ्य हैं उनका निरंतर परिवर्तनशीलता की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। अब एक मुख्य नियम है, वो हम बार बार काम में भी लेते हैं, सुनते देखते भी हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति में प्रत्येक जीव या पदार्थ का एक जीवन काल होता है। प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति होती है, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है, फिर अंतिम चरण में जाकर उसकी समाप्ति हो जाती है। जो ये प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को उस तत्व या जीव विशेष का जीवन चक्र कहते हैं। जीवन चक्र में भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों की उत्पत्ति होगी, फिर बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था और अंत में समाप्ति का चक्र, ये निरंतर चलता रहता है। परिवर्तन सजीव और निर्जीव दोनों कारकों में हर समय होता रहता है। फसलों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, इन सब का जीवन समय के साथ बदलता रहता है। वही प्रक्रिया हर के साथ होती है। पहले उत्पत्ति होती है, फिर विकास होता है, फिर समाप्ति हो जाती है। इसी प्रकार कोई ऊपर उठा हुआ स्थल भाग है, उसका अपर्दन होता है, फिर अपर्दन के साथ वो धीरे धीरे कटता जाता है और नीचे हो जाता है। पर्वत हैं वो अपर्दन द्वारा छोटे होते रहते हैं। इसी प्रकार जैसे हिम है वो पिघलकर सागरों में जाती रहती है। और जो जलवायु है वो एक अपेक्षाकृत स्थिर घटक है, लेकिन वो भी परिवर्तित होती रहती है। जलवायु के जो विभिन्न घटक हैं, तापमान है, आर्द्रता, वर्षा,
हवा और वायुदाब, ये सभी क्षण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। जो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो स्वयं भी गतिशील है। हमें पता है कि पृथ्वी स्वयं की धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी गतिशील है, और पर्यावरण के जो सभी कारक हैं वो भी गतिशील हैं। तो इस प्रकार विकास और क्रियाकलापों की प्रकृति, इससे स्पष्ट होता है कि परिवर्तन प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? इसके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं उनको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे भौतिक शक्तियाँ, फिजिकल फोर्सेस, जैविक शक्तियाँ और मानव शक्तियाँ। ये तीन मुख्य कारक हैं जो प्रकृति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, और जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है वो इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। जैसे भौतिक शक्तियों को भी आगे और उपविभाजित कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, अन्य जो ग्रह हैं या फिर आकाशीय पिंड हैं उनके साथ पृथ्वी के संबंध कैसे हैं, उनसे भी प्रकृति में परिवर्तन आता है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ वो भी क्रियाशीलता के कारक का एक मुख्य घटक हैं। सौर शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये सब क्या हैं कि ये प्रकृति में परिवर्तन या क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। अब जैसे भौतिक या जो ये प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, इनके संबंध में हम देखें तो स्थलीय रूप में स्थिर प्रतीत होने वाला पृथ्वी तल, जैसे ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे पृथ्वी स्थिर है, लेकिन ये भी स्थिर नहीं है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। इसे आंतरिक शक्तियाँ विषम बनाती हैं और बाह्य शक्तियाँ इसको समतल बनाने के लिए सक्रिय रहती हैं। वो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो इनमें विषमताएं उत्पन्न करते हैं, जबकि जो बाह्य कारक हैं, बाह्य शक्तियाँ हैं, वो इस स्थिर प्रतीत होने वाली पृथ्वी में समता लाने का प्रयास करती हैं। इन शक्तियों में से कुछ धीमी गति से सक्रिय हो सकती हैं, जैसे पर्वत निर्माणकारी क्रियाएं हैं वो, जबकि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो एकदम आकस्मिक होती हैं, बहुत तीव्र गति से होती हैं। जैसे भूकंप आता है, भूकंप आने से जस्ट कुछ मिनट पहले भी हम नहीं बता सकते कि भूकंप आने वाला है, तो इतनी तीव्र गति से होती हैं। ज्वालामुखी है वो भी एक आकस्मिक या तीव्र क्रिया होती है। ये बहुत कम समय में ही भूतल पर परिवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। पृथ्वी तल पर परिवर्तन लाने वाली ये आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होती, वरन इनके प्रभाव ही दिखाई देते हैं हमें। फिर जो जैविक शक्तियाँ हैं वो हैं, जैविक शक्तियाँ जीव जंतुओं से संबंधित, जिंदा जो घटक हैं उनसे संबंधित शक्तियाँ। अन्य कारकों के समान पेड़ पौधे और जीव जंतु भी धरातल पर कई प्रकार की क्रियाओं का संचालन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपक्षय अपर्दन की क्रिया है उसको बढ़ावा देते हैं, वो मिट्टी को शिथिल करके उसका संरक्षण करने में सहयोग करते हैं। इनकी जड़ों से, पेड़ पौधों की जड़ों से मिट्टी में दरारें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण मिट्टी होती है वो असंगठित हो जाती है, वो ढीली हो जाती है और उसका अपक्षय थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसके अलावा पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो ज़मीन पर गिरती हैं, फिर उनके सड़ने गलने से क्या होता है कि मिट्टी में एक जीवांश, जो भूमि को उर्वरक बनाने वाला घटक है, वो जीवांश या ह्यूमस नामक जो उपजाऊ तत्व है वो बनता रहता है। फिर धरातल पर पाए जाने वाले जीव जंतु क्या करते हैं कि अपने कुछ होते हैं ऐसे जीव जंतु जो कि अपना आवास बनाने के लिए मिट्टी में गुफाएं बनाते रहते हैं, जिसके कारण भी मिट्टी असंगठित होकर अपर्दित होती है। मनुष्य है जैविक जीवों के अंदर जो कि अपना जीवन चलाने के लिए, अपना लाभ कमाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करता है, जो कि पृथ्वी पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन का कारण बनते हैं। मानव निर्मित जो जगत है उसमें प्राकृतिक जगत की तरह परिवर्तन होता रहता है। मनुष्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
जैसे जैविक शक्तियाँ हैं, इसी तरह मनुष्य की भी पृथ्वी के जो पर्यावरण है, पृथ्वी का जो क्रियाशीलता का, मानव भूगोल का क्रियाशीलता का सिद्धांत है, उसके लिए एक मुख्य कारक का कार्य करता है। ये एक सक्रिय भौगोलिक कारक है जो हमेशा अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित करता रहता है। प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित करके जो भूदृश्य का निर्माण करता है वो सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने विचार क्रिया के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में अपने अनुकूल, जो उसको सही लगता है, वो अपने अनुकूल परिवर्तन की कोशिश करता रहता है। मनुष्य ने अपनी क्रियाशीलता के आधार पर वनों को काटकर फसल उपजाना, उबड़ खाबड़ धरातल को समतल बनाना, सड़कों का निर्माण करना, नदियों के जल के उपयोग के लिए बांध बनाना, नहर बनाना और बड़े बड़े नगरों महानगरों का निर्माण, पुल, सुरंग खोदना, खनिज निकालने के लिए खान खोदना जैसे निर्माण कार्य मनुष्य करता रहता है। अतः मनुष्य एक सक्रिय परिवर्तनशील भौगोलिक कारक है जो समय के साथ साथ प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता रहता है और स्वयं भी उनके द्वारा परिवर्तित होता रहता है। मनुष्य द्वारा निर्मित नगर महानगर हैं, ये भी एक विकास जो चक्र है उसके अधीन बंधे हुए हैं। जैसे पहले शैशवावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था, फिर जीर्णावस्था और फिर उस नगर का नाश हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। प्राचीन नगर वर्तमान समय में जैसे बहुत से नगर थे जो अब नष्ट प्राय हो चुके हैं, उनकी जनसंख्या भी परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि सन 1850 में विश्व की जनसंख्या केवल 1 अरब थी, जो कि 2018 में लगभग 762 करोड़ हो चुकी है। इस प्रकार मानव जो शक्तियाँ हैं वो जैविक शक्तियाँ और भौतिक शक्तियाँ हैं, ये प्रकृति में निरंतर परिवर्तन करती रहती हैं। इस प्रकार हमने देखा जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसका मूल यह है कि जो भूमंडल है उसका प्रत्येक कारक क्रियाशील है, गतिशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है। थैंक यू।